नमस्कार और इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम्स की, मतलब वो मशीनें और सर्किट्स जो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देने के काम आते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एनेस्थीसिया की एक टेक्स्ट बुक के अध्याय पर आधारित है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो जटिल सी दिखने वाली मशीनें हैं ये असल में काम कैसे करती हैं, कैसे इनमें बदलाव आए हैं और सबसे ज़रूरी ये मरीज की सुरक्षा कैसे कैसे पक्का करती है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। गैस सिलेंडर से लेकर मरीज तक गैस कैसे पहुंचती है सब देखेंगे। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ बिल्कुल, और ये सफर काफी दिलचस्प है सही में। सोचिए 1917 में एडमंड गैस्किन बॉयल की वो पहली मशीन, बॉयल मशीन कहते थे उसे, कितनी सरल थी। और आज हम बात करते हैं आधुनिक एनेस्थीसिया वर्कस्टेशंस की। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये तो पूरे सिस्टम हैं। इनमें मॉनिटर हैं, अलार्म है, वेंटिलेटर, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ इंटीग्रेटेड है। और सुरक्षा सुरक्षा के तो कई लेवल हैं इनमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी चीज से, प्रेशर, दबाव। मैंने सुना है ये मशीनें अलग अलग प्रेशर जोन में काम करती हैं, कुछ हाई प्रेशर, फिर इंटरमीडिएट और लो प्रेशर सिस्टम्स। ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही। मशीन को समझने का ये एक अच्छा तरीका है। हाई प्रेशर सिस्टम ये वो हिस्सा है जहां गैस का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये शुरू होता है सिलेंडर से और जाता है पहले प्रेशर रेगुलेटर तक। तो सबसे पहले आते हैं गैस सिलेंडर्स। ये आमतौर पर मोलिब्डेनम स्टील के बने होते हैं। क्यों? ताकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर, लगभग 2000 psi तक झेल सकें। आजकल थोड़े हल्के वाले भी आते हैं, क्रोमियम एलॉय के। हाँ, एक खास बात, MRI रूम्स में स्टील नहीं चलता, मैग्नेटिक होता है ना, तो वहाँ एल्यूमिनियम के खास सिलेंडर और मशीनें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। और इतने सारे सिलेंडर होते होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी पहचान कैसे होती है? और मैंने ये भी सुना है कि नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, उसके सिलेंडर का प्रेशर गेज भरोसेमंद नहीं होता। ये क्या चक्कर है? पहचान के लिए देखिए, रंगों का सिस्टम है। भारत में ऑक्सीजन का सिलेंडर काला होता है और उसके कंधे सफेद, नाइट्रस ऑक्साइड का नीला। सिंपल। अब रही प्रेशर गेज की बात, तो ऑक्सीजन के साथ तो सीधा है। जैसे जैसे गैस इस्तेमाल होती है प्रेशर कम होता जाता है। 2000 psi से शुरू होता है मान लीजिए, तो गेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गैस बची है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक पेंच है, उसका होता है क्रिटिकल तापमान। वो तापमान जिसके ऊपर आप गैस को सिर्फ दबाकर लिक्विड नहीं बना सकते, और वो है करीब 36.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कमरे के तापमान के आसपास ही। बिल्कुल। तो होता क्या है कि सिलेंडर में नाइट्रस ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल। अब जब आप गैस इस्तेमाल करते हैं तो ये लिक्विड गैस में बदलता है, वेपराइजेशन होता है, और इस प्रोसेस में ठंडक पैदा होती है। कभी कभी तो सिलेंडर पर बाहर बर्फ जैसी जम जाती है। हाँ, देखा है मैंने। गैस बनकर प्रेशर को लगभग 760 psi पर बनाए रखती है। मतलब गेज आपको 760 psi ही दिखाएगा, चाहे सिलेंडर लगभग भरा हो या लगभग खाली होने वाला हो। अरे तो फिर पता कैसे चलेगा? हाँ, इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड कितनी बची है ये जानने का पक्का तरीका है सिलेंडर को तौलना, वजन करना। प्रेशर गेज यहाँ काम नहीं आता। इसी हाई प्रेशर सिस्टम में कुछ और गैसें भी आ सकती हैं, जैसे एंटोनॉक्स, 50% ऑक्सीजन 50% नाइट्रस, अक्सर लेबर पेन के लिए देते हैं। या हेलिओक्स, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर, सांस की नली में रुकावट हो तो काम आता है। मेडिकल एयर भी होती है, सबके अपने रंग, अपने प्रेशर। लिक्विड ऑक्सीजन का भी जिक्र मिलता है। ये खास हालात में जैसे सेना के लिए या आपदा में बहुत उपयोगी है, क्योंकि 1 ml लिक्विड ऑक्सीजन से 840 ml गैस बनती है। अरे वाह, मतलब बहुत कॉम्पैक्ट स्टोरेज। बिल्कुल। सुरक्षा, ये सबसे जरूरी है। इतनी अलग अलग गैसें, कहीं गलती से गलत सिलेंडर ना लग जाए मशीन में, इसको कैसे रोकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही चालाक और सिंपल सिस्टम है, पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, PIS कहते हैं। मशीन पर जहां सिलेंडर लगता है ना, वो योक कहलाता है। उस योक पर हर गैस के लिए 2 पिन लगाने की खास जगह तय है, फिक्स्ड पोजीशन। जैसे ऑक्सीजन के लिए पिन नंबर 2 और 5 वाली पोजीशन। सिलेंडर के वाल्व पर भी ठीक उन्हीं जगहों पर छेद होते हैं। अच्छा, मैचिंग होल्स। हाँ। नतीजा, ऑक्सीजन का सिलेंडर सिर्फ ऑक्सीजन के योक में फिट होगा, नाइट्रस वाले में लगेगा ही नहीं।
और नाइट्रस का ऑक्सीजन वाले में नहीं। सिंपल और असरदार, गलती की गुंजाइश खत्म। ऐसा ही एक सिस्टम हॉस्पिटल की सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई के लिए भी है। उसे कहते हैं डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, DIS। उसमें हर गैस की पाइप और उसके कनेक्शन पॉइंट का डायमीटर मतलब व्यास अलग अलग होता है, तो गलत पाइप गलत सॉकेट में लगेगी ही नहीं। कमाल है, मतलब फुल प्रूफ बनाने की कोशिश। बिल्कुल। अच्छा, हाई प्रेशर सिस्टम में एक और चीज, ऑक्सीजन फ्लश बटन। ये एक इमरजेंसी बटन है। इसे दबाने पर ये बाकी सारे सिस्टम को बाईपास करके सीधे मशीन के आउटलेट से तेज रफ्तार में करीब 35 लीटर प्रति मिनट शुद्ध ऑक्सीजन देता है। अच्छा, इमरजेंसी के लिए। हाँ, और हाँ, पहला प्रेशर रेगुलेटर, फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो सिलेंडर के बहुत हाई प्रेशर को, जैसे 2000 psi को कम करके मशीन के काम करने लायक प्रेशर लगभग 45-60 psi तक लाता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से गैस निकलकर अब कम दबाव पर आ गई इंटरमीडिएट सिस्टम में। अब आगे क्या? यहाँ प्रेशर को और कंट्रोल किया जाता है। एक दूसरा रेगुलेटर होता है, सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये प्रेशर को और कम करके करीब 15 से 35 psi तक ले आता है। लेकिन इस सिस्टम की सबसे खास बात है दो बहुत जरूरी सेफ्टी डिवाइस। पहला है ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। अगर पाइपलाइन से या सिलेंडर से ऑक्सीजन का प्रेशर एक तय लेवल से नीचे गिर जाए तो ये जोर से बजने लगता है, वार्निंग देता है। और दूसरा, वो और भी जरूरी है, फेल सेफ वाल्व। इसे ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर प्रोटेक्शन डिवाइस भी कहते हैं। ये क्या करता है, अगर ऑक्सीजन का प्रेशर गिरता है ना, तो ये वाल्व दूसरी गैसों का फ्लो जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का या तो पूरी तरह बंद कर देता है या उसी अनुपात में कम कर देता है। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि मरीज को कभी भी हाइपोक्सिक मिक्सचर ना मिले, मतलब ऐसा गैस मिक्सचर जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो। समझ गया, ये तो बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है। बिल्कुल। अब आता है लो प्रेशर सिस्टम। लगता है यहीं पर गैस की मात्रा को बहुत फाइन ट्यून किया जाता होगा। ये रोटामीटर क्या चीज है जिसका जिक्र हुआ था? हाँ, आपने सही पकड़ा। लो प्रेशर सिस्टम शुरू होता है फ्लो कंट्रोल नॉब के बाद, जिससे हम घुमाकर गैस का फ्लो सेट करते हैं। और इसका दिल है रोटामीटर। हर गैस के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रस, एयर एक अलग कांच की ट्यूब होती है। ये ट्यूब्स नीचे पतली होती हैं और ऊपर की तरफ धीरे धीरे चौड़ी होती जाती हैं। टेपर डिजाइन, इन्हें थॉप्स ट्यूब कहते हैं। हर ट्यूब के अंदर एक छोटा सा फ्लोट होता है, बॉबिन कहते हैं उसे। बॉबिन? हाँ, बॉबिन। जब गैस नीचे से ट्यूब में आती है तो वो इस बॉबिन को ऊपर उठाती है। गैस बॉबिन के किनारों से होकर ऊपर निकलती है और इस फ्लो से बॉबिन लगातार घूमता रहता है, स्पिन करता है। ये घूमना इस बात का सबूत है कि बॉबिन ट्यूब की दीवार से चिपका नहीं है और फ्लो सही चल रहा है। बॉबिन का जो ऊपरी किनारा है वो ट्यूब पर बने निशानों के सामने जहां पर होता है, वही गैस का फ्लो रेट बताता है, लीटर प्रति मिनट में। अच्छा, बड़ा विजुअल तरीका है फ्लो नापने का। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। फ्लो कंट्रोल नॉब्स रंगीन होते हैं, ऑक्सीजन का सफेद, नाइट्रस नीला, एयर काला। उन पर गैस का नाम या फॉर्मूला भी लिखा होता है। और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का नॉब छूने में भी बाकी नॉब से अलग होता है। वो ज्यादा उभरा हुआ होता है, बड़ा होता है और उसमें खांचे बने होते हैं। फ्लूटेड, ताकि गलती से हाथ किसी और पर ना पड़ जाए। एग्जैक्टली। कम रोशनी में भी पता चल जाए कि आप ऑक्सीजन का नॉब ही घुमा रहे हैं। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है इन फ्लो मीटर ट्यूब्स का अरेंजमेंट। ऑक्सीजन की ट्यूब हमेशा सबसे दाईं तरफ होती है, यानी बाकी गैसों के बाद। डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम, इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि पहले नाइट्रस और एयर जैसी गैसें मिलती हैं और फिर उनमें ऑक्सीजन मिलती है कॉमन मैनिफोल्ड में। अब सोचिए, अगर इस हिस्से में कहीं कोई लीक हो जाए तो कौन सी गैस सबसे आखिर में लीक होगी? ऑक्सीजन। सही। इससे हाइपोक्सिक मिक्सचर बनने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है ऑक्सीजन नाइट्रस प्रोपोर्शनिंग सिस्टम। ये एक तरह का लिंकेज है नॉब्स के बीच, जो ये पक्का करता है कि आप नाइट्रस ऑक्साइड का फ्लो बढ़ाएं तो ऑक्सीजन का फ्लो भी अपने आप एक मिनिमम लेवल, आमतौर पर 25% तक बना रहे, या अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो नाइट्रस भी कम हो जाए। अरे वाह, ये तो इंटरलिंक्ड सेफ्टी है। बिल्कुल कमाल है। कितनी सारी चीजें सिर्फ गैस फ्लो कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सिर्फ गैसों से तो एनेस्थीसिया होता नहीं है।
मरीज को सुलाने के लिए वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स भी तो चाहिए, सीवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन जैसे। यहीं पर वेपोराइजर्स का काम आता है ना। मैंने देखा है ये अक्सर भारी होते हैं, धातु के बने होते हैं, खासकर कॉपर, तांबे के। ऐसा क्यों? ये अच्छा सवाल है और इसका सीधा ताल्लुक फिजिक्स से है। देखिए, वेपोराइजर के अंदर ये एनेस्थेटिक एजेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब ऑक्सीजन और दूसरी गैसें, जिन्हें हम फ्रेश गैस फ्लो कहते हैं, इनके ऊपर से बहती हैं, तो ये लिक्विड भाप बनकर, वेपर बनकर गैस में मिल जाता है। इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं और इसमें लगती है ऊर्जा, जिससे पैदा होती है ठंडक। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं इसे। अच्छा, जैसे पसीना सूखने पर ठंडक लगती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अब अगर वेपोराइजर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो एजेंट ठीक से भाप नहीं बन पाएगा, मरीज को सही डोज नहीं मिलेगी। यहीं पर कॉपर काम आता है। कॉपर की दो खासियतें हैं, थर्मल कंडक्टिविटी यानी गर्मी को चलाना, और स्पेसिफिक हीट यानी तापमान बदलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। ये दोनों ही कॉपर की ज्यादा होती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये आसपास के माहौल से गर्मी जल्दी खींच लेता है और अपना तापमान भी आसानी से गिरने नहीं देता है। इससे वेपोराइजर का तापमान काफी हद तक स्थिर बना रहता है और एनेस्थेटिक की डिलीवरी भी एक जैसी रहती है, कंसिस्टेंट। समझ गया, मतलब तापमान को स्टेबल रखने के लिए। हाँ, और वाकई पुराने जमाने में तो बस ईथर की बोतल होती थी। उससे लेकर आज के आधुनिक टेक7 या एलेडिन कैसेट वेपोराइजर तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। एलेडिन सिस्टम में तो आपको बस सही रंग का एजेंट वाला कैसेट लगाना है, मशीन खुद पहचान लेती है कौन सा एजेंट है और क्या सेटिंग चाहिए। अच्छा, तो ये वेपोराइजर डोज को कंट्रोल कैसे करते हैं? मतलब ये कैसे तय होता है कि गैस में कितना % एनेस्थेटिक वेपर मिलनी चाहिए? 1%, 2%? और इनमें भी सेफ्टी फीचर्स होते होंगे? हाँ, बिल्कुल। आधुनिक वेपोराइजर्स ज्यादातर वेरिएबल बायपास सिद्धांत पर काम करते हैं। जब आप बाहर लगे डायल को घुमाकर एक कॉन्सेंट्रेशन सेट करते हैं, मान लीजिए 2% सेवोफ्लुरिन, तो वेपोराइजर आने वाली फ्रेश गैस को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा सीधे बाईपास होकर आगे निकल जाता है, दूसरा हिस्सा जाता है वेपोराइजिंग चेंबर में। वहां वो लिक्विड एनेस्थेटिक के ऊपर से गुजरता है और उसकी वेपर से सैचुरेट हो जाता है। मतलब उसमें जितनी वेपर घुल सकती है, घुल जाती है। फिर ये दोनों हिस्से, बाईपास वाला और चेंबर से निकला हुआ, आगे जाकर फिर से मिल जाते हैं। अच्छा, मिक्सिंग होती है। हाँ, कितना हिस्सा बाईपास होगा और कितना चेंबर में जाएगा, इसे स्प्लिटिंग रेशियो कहते हैं। इसी से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तय होती है। और ये वेपराइजर ऐसे बने होते हैं कि तापमान में बदलाव से ज्यादा प्रभावित ना हो, टेम्परेचर कंपेंसेटेड होते हैं। सेफ्टी की बात करें तो कई लेयर्स हैं। पहली, ये एजेंट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब सिवोफ्लोरिन का वेपराइजर सिर्फ सिवोफ्लोरिन के लिए ही है। इसे पक्का करने के लिए होता है की फिलिंग सिस्टम। हर एनेस्थेटिक की बॉटल का मुंह और वेपराइजर का फिलिंग पोर्ट, उनका डिजाइन अलग होता है, चाबी ताले जैसा। आप गलत बॉटल से गलत वेपराइजर भर ही नहीं सकते। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, फिर रंगों का इस्तेमाल यहाँ भी है। हैलोथेन लाल, आइसोफ्लोरिन बैंगनी, सिवोफ्लोरिन पीला, डिस्फ्लोरिन नीला। याद रखने में आसानी। मशीन पर एक इंटरलॉक डिवाइस होता है। अगर एक से ज्यादा वेपराइजर लगे हैं ना, तो ये डिवाइस एक समय में केवल एक ही वेपराइजर को ऑन होने देता है, ताकि गलती से 2 एजेंट मिक्स ना हो जाए। बिल्कुल। और जहां से गैस मशीन से बाहर निकलती है, कॉमन गैस आउटलेट, उससे ठीक पहले एक 1 वे चेक वाल्व होता है। ये तब काम आता है जब मरीज वेंटिलेटर पर हो, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में। ये वाल्व गैस को वापस वेपराइजर में जाने से रोकता है, बैकफ्लो नहीं होने देता। इनको मशीन पे लगाने का भी एक क्रम होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसे फ्लोमीटर के ज्यादा पास रखते हैं। चलिए, तो मशीन ने सही मात्रा में गैसें और एनेस्थेटिक वेपर का मिक्सचर तैयार कर दिया है। बिल्कुल सही कॉन्सेंट्रेशन में। अब ये मिक्सचर मरीज तक कैसे पहुंचता है? यहीं पर ब्रीदिंग सर्किट्स का रोल आता होगा, है ना? सुनाए कई तरह के होते हैं, ओपन, सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड। आजकल कौन से ज्यादा चलते हैं? हाँ, पुराने जमाने के ओपन या सेमी ओपन सिस्टम, जैसे मास्क पर ईथर टपकाना, वो तो अब इस्तेमाल नहीं होते। आजकल मुख्य रूप से 2 तरह के सिस्टम चलते हैं, सेमी क्लोज्ड, जिन्हें मैपलसन सर्किट भी कहते हैं, और क्लोज्ड सर्किट, जिन्हें सर्कल सिस्टम कहते हैं। सेमी क्लोज्ड सर्किट का मुख्य सिद्धांत क्या है? मरीज जो CO2 सांस में छोड़ता है, उसे दोबारा सांस में जाने से रोकना,
रीब्रीथिंग रोकनी है। इसके लिए सर्किट में लगातार ताज़ी गैस भेजनी पड़ती है। फ्रेश गैस फ्लो FGF। ये FGF छोड़ी हुई CO2 को बहाकर सिस्टम से बाहर निकाल देता है। मतलब लगातार धुलाई करनी पड़ती है CO2 की। एक तरह से कह सकते हैं। अब इनमें कई प्रकार हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा। पहला है मेपलसन सर्किट या मैपलसन A। ये तब सबसे बढ़िया काम करता है जब मरीज खुद सांस ले रहा हो, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। इसमें रीब्रीदिंग रोकने के लिए FGF मरीज के मिनट वॉल्यूम के बराबर रखना काफी होता है। मिनट वॉल्यूम मतलब 1 मिनट में ली गई सांस की कुल मात्रा। लेकिन अगर मरीज को वेंटिलेटर से सांस देनी पड़े, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, तब ये सर्किट उतना अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा FGF चाहिए होता है, महंगा पड़ता है। ओके। दूसरा है बेन सर्किट। ये मैपलसन D का एक मॉडिफाइड रूप है और ये कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए सबसे लोकप्रिय है। शायद आजकल सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। जी। इसमें FGM मिनट वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, अंदाजन 70-100 मिलीलीटर किलो मिनट। ये हल्का है, ट्यूब लंबी होती है तो सर गर्दन की सर्जरी में आसानी होती है, स्टेरिलाइज करना भी आसान है। पर इसका एक नुकसान है, ये कोएक्शियल होता है। मतलब ताज़ी गैस अंदर की पतली ट्यूब से जाती है और छोड़ी हुई गैस बाहर की मोटी ट्यूब से। एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। हाँ, अब अगर अंदर वाली ट्यूब गलती से मुड़ जाए या कट जाए तो क्या होगा? मरीज को सिर्फ छोड़ी हुई गैस ही मिलती रहेगी, ताज़ी गैस नहीं पहुंचेगी। ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो रिस्क है। तीसरा है जैक्सन-री सर्किट। ये मेपलसन F सर्किट है। ये सर्किट खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए, जैसे 6 साल से कम या 20 किलो से कम वजन वाले, उनके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें FGF की जरूरत बिन सर्किट जितनी ही होती है। इसमें अक्सर वॉल्व नहीं होते ताकि बच्चे को सांस लेने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, ये तो हुए सेमी क्लोज्ड। अब बात करते हैं क्लोज्ड सर्किट या सर्कल सिस्टम की। ये नाम से ही लग रहा है कि इसमें गैसें घूमती रहती होंगी। ये ज्यादा किफायती भी रखता होगा फिर तो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सर्कल सिस्टम का यही सबसे बड़ा फायदा है। इसमें क्या होता है, मरीज जो गैस सांस में छोड़ता है वो एक कनस्तर से गुजरती है। उस कनस्तर में भरा होता है CO2 सोखने वाला पदार्थ, जैसे सोडेलाइम। सोडेलाइम CO2 को सोख लेता है। बाकी बची गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रस, एनेस्थेटिक वेपर, वो वापस सर्किट में घूमकर मरीज की अगली सांस में चली जाती हैं। अच्छा, रिसाइकल हो रही हैं गैसें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गैसें बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें ताज़ी गैस FFG बहुत कम डालनी पड़ती है, बस उतनी ही जितनी मरीज ने इस्तेमाल कर ली या सिस्टम से कहीं थोड़ी बहुत लीक हो गई। इसीलिए इसे लो फ्लो एनेस्थीसिया भी कहते हैं। ये किफायती तो है ही, पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि कम एनेस्थेटिक गैस हवा में जाती हैं। ये तो वाकई बढ़िया है। हाँ, इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? एक तो वो CO2 एब्जॉर्बेंट वाला कनिस्तर, 2 ट्यूब्स, एक सांस अंदर ले जाने के लिए इंस्पिरेटरी, दूसरी बाहर लाने के लिए एक्सपिरेटरी, 2 यूनिडायरेक्शनल वाल्व्स। ये पक्का करते हैं कि गैस सर्किट में एक ही दिशा में घूमे, उल्टी ना बहे। एक ऑक्सीजन एनालाइजर, ये बहुत जरूरी सेफ्टी मॉनिटर है। ये बताता है कि मरीज को असल में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन मिल रही है सर्किट में। और आजकल फ्लो सेंसर्स भी होते हैं। ये छोड़ी हुई CO2, एनेस्थेटिक एजेंट की मात्रा, सांस की मात्रा, टाइडल वॉल्यूम, एयरवे प्रेशर, सब लगातार मापते रहते हैं। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। आपने सोडेलाइम का जिक्र किया CO2 सोखने के लिए। लगता तो है कि ये बस अपना काम करता है और हो गया। लेकिन आपने इशारा किया था कि ये पूरी तरह इनर्ट नहीं है। क्या इससे कुछ जोखिम भी जुड़े हैं? ये जानना बहुत ही जरूरी है, खासकर जब लो फ्लो एनेस्थीसिया चल रहा हो, मतलब सर्कल सिस्टम कम FGF के साथ। सोडेलाइम और एक पुराना एब्जॉर्बेंट था बेरीलाइम, जो अब ज्यादातर बंद हो चुका है। ये कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। सबसे जानी मानी और चिंता की बात है सेवोफ्लुरेन के साथ रिएक्शन। सोडेलाइम सेवोफ्लुरेन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड A नाम का एक केमिकल बना सकता है। कंपाउंड A? हाँ, और जानवरों पर हुई स्टडीज में ये कंपाउंड किडनी के लिए हानिकारक, मतलब नेफ्रोटॉक्सिक पाया गया है। ये कंपाउंड A बनने का खतरा तब ज्यादा होता है जब FGF कम हो, जैसे 2 लीटर प्रति मिनट से कम, सेवोफ्लुरेन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, एब्जॉर्बेंट गर्म हो या एब्जॉर्बेंट बिल्कुल नया फ्रेश हो। ओह, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल सूख जाए, डेसिकेटेड हो जाए। पानी की कमी होने पर सूखा हुआ सोडेलाइम या बेरीलाइम
डेस्फ्लोरेन और कुछ हद तक आइसोफ्लोरेन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो जहरीली गैस है। बिल्कुल। CO हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है। इतना ही नहीं, सूखा सोडेलाइम सेवोफ्लोरेन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बना सकता है। ये एक बहुत जलन पैदा करने वाला एसिड है। मरीज की सांस की नली में केमिकल बर्न्स कर सकता है। पुराने एनेस्थेटिक्स जैसे ट्राइलीन तो सोडेलाइम से रिएक्ट करके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाला डाइक्लोरोएसिटिलीन और फेफड़ों को गलाने वाली फॉस्जीन गैस तक बना सकते थे। बाप रे, मतलब ये अब्जॉर्बेंट चुपचाप अपना काम नहीं करते, इनके अपने खतरे भी हैं। बिल्कुल। इन्हीं खतरों को देखते हुए अब नए ज्यादा सुरक्षित CO2 एब्जॉर्बेंट्स आ गए हैं। इनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेन होता है, लेकिन वो मजबूत एल्कली जैसे सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होते जो इन खतरनाक रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे एम्जॉर्ब है या लिथियम हाइड्रोक्साइड वाले एब्जॉर्बेंट। ये कंपाउंड A या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाते। हालांकि ये पारंपरिक सोडेलाइम से थोड़े महंगे हो सकते हैं या इनकी CO2 सोखने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो सकती है। सुरक्षा की कीमत है। कह सकते हैं। अच्छा, इतनी जटिल मशीन, इतने सारे पुर्जे, गैसों का प्रेशर, फ्लो, मिक्सिंग, ऊपर से ये केमिकल रिएक्शंस के खतरे, तो फिर हर बार इस्तेमाल से पहले इस मशीन की पूरी जांच करना तो मतलब बिल्कुल अनिवार्य होगा। अनिवार्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आजकल की जो आधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशंस हैं, उनमें काफी एडवांस्ड ऑटोमेटिक सेल्फ चेक सिस्टम होते हैं। मशीन ऑन करते ही वो बहुत सारी चीजें खुद जांच लेती हैं, लीक टेस्ट, वाल्व फंक्शन वगैरह। लेकिन इनके बावजूद हर मरीज के लिए एनेस्थीसिया शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड मैनुअल चेकलिस्ट पूरी करना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अनिवार्य माना जाता है। ये सेफ्टी की एक और बहुत जरूरी परत है। अच्छा, ऑटो चेक के बाद भी मैनुअल चेक जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। इस चेकलिस्ट में कई स्टेप्स होते हैं। पहले हाई प्रेशर सिस्टम की जांच, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर खोलकर देखना कि प्रेशर ठीक ठाक है, कम से कम 1000 PSI तो हो। सेंट्रल सप्लाई की पाइपलाइन सही से जुड़ी हैं, उनका प्रेशर ठीक है, 50-60 PSI। फिर लो प्रेशर सिस्टम की जांच, फ्लो मीटर्स ठीक काम कर रहे हैं और फेल सेफ वाल्व का टेस्ट करना, जैसे सिर्फ नाइट्रस का फ्लो खोलकर देखो, अगर ऑक्सीजन बंद है तो क्या नाइट्रस का फ्लो अपने आप बंद होता है या नहीं। लॉजिकल है। इसके बाद लीक टेस्ट बहुत जरूरी है, खासकर लो प्रेशर सिस्टम में। मतलब फ्लो मीटर से लेकर मशीन के आउटलेट तक कोई लीक तो नहीं है। इसके कई तरीके हैं, पर एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है नेगेटिव प्रेशर टेस्ट या यूनिवर्सल लीक टेस्ट। इसमें सारे फ्लो बंद करके मशीन के आउटलेट पर एक खास सक्शन बल्ब लगाकर उसे पिचकाया जाता है। अगर सिस्टम में कोई लीक नहीं है तो बल्ब कम से कम 10 सेकंड तक पिचका ही रहेगा। अगर वो फूल जाता है, मतलब कहीं लीक है। ये टेस्ट वेपराइजर ऑन करके भी करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा सटीक टेस्ट लगता है। हाँ, ये छोटी लीक भी पकड़ लेता है। फिर ब्रीदिंग सर्किट की जांच होते हैं, सारे कनेक्शंस टाइट हैं। सर्किट के मरीज वाले सिरे या पीस को बंद करके और APL वाल्व जो प्रेशर रिलीज करता है को बंद करके सर्किट में थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, जैसे 30 सेंटीमीटर्स H2O, और देखते हैं कि प्रेशर रुका रहता है या लीक हो रहा है। फिर APL वाल्व खोलकर देखते हैं कि प्रेशर आसानी से निकल जाता है या नहीं, और अंत में पूरी मशीन को एक टेस्ट लंग से जोड़कर चलाते हैं। टेस्ट लंग मरीज के फेफड़ों की नकल करता है। वेंटिलेटर से या हाथ से बैग दबाकर देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सांस जा रही है, आ रही है, प्रेशर ठीक है। पूरी सिमुलेशन हो जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और हाँ, एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, ऑक्सीजन एनालाइजर की जांच। उसे पहले हवा में लगाकर देखो क्या वो 21% ऑक्सीजन दिखा रहा है। फिर सिस्टम को 100% ऑक्सीजन से भरो, देखो रीडिंग 90% से ऊपर जा रही है। ये पक्का करता है कि एनालाइजर सही रीडिंग दे रहा है। ये तो बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। तो ये सारी जांचें और मशीन के अंदर लगे वो ढेरों सेफ्टी फीचर्स जिनका हमने जिक्र किया, पिन इंडेक्स, डिस, प्रेशर रेगुलेटर्स, फेल सेफ वाल्व, ऑक्सीजन अलार्म, अलग रंग और बनावट के नॉब्स, प्रोपोर्शनिंग सिस्टम, ऑक्सीजन फ्लोमीटर का दाईं तरफ होना, वेपराइजर, इंटरलॉक, प्रेशर रिलीज वाल्व, ऑक्सीजन फ्लश, चेक वाल्व, ऑक्सीजन एनालाइजर, फ्लो सेंसर्स, ये सब मिलकर एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी शील्ड बनाते हैं।
जिनका एक ही मकसद है, एनेस्थीसिया के दौरान मरीज की मैक्सिमम सुरक्षा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि एनेस्थीसिया मशीनें सिर्फ गैस देने वाले उपकरण नहीं हैं। ये तो अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत, लगातार विकसित होने वाले इंजीनियरिंग के कमाल के नमूने हैं। इन्हें मरीज की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए गैसों, दबावों और शक्तिशाली दवाओं को बहुत ही सटीकता से कंट्रोल करने के लिए परत दर परत डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे क्रिटिकल केयर में इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान, इनका लगातार तालमेल चलता रहता है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि इस जटिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय लगातार निगरानी, जानकारी और सतर्कता, विजिलेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जैसे जैसे एनेस्थीसिया मशीनें और ज्यादा ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, खुद ही अपनी जांच कर लेती हैं, उनमें जटिल वेंटिलेटर मोड आ गए हैं, तो एनेस्थेटिस्ट की भूमिका कैसे बदल रही है? क्या अब ध्यान सिर्फ मरीज की शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर है, या अब मरीज और मशीन दोनों के प्रदर्शन की एक साथ इंटीग्रेटेड निगरानी करने की तरफ बढ़ रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।